चुनावों की तारीखों का ऐलान करने से पहले आज इलेक्शन कमीशन में 2 नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति हो गई। रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति इलेक्शन कमिश्नर के तौर पर हुई है और अब इलेक्शन कमीशन कंप्लीट हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अपॉइंटमेंट्स कमेटी की मीटिंग में इन दोनों के नामों पर मोहर लगी। हालांकि मीटिंग में मेंबर के तौर पर मौजूद विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी ने दोनों नामों पर आपत्ति दर्ज कराई, लेकिन 2-1 के बहुमत से फैसला हो गया। अब इलेक्शन कमीशन में चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंधु को मिलाकर कुल 3 चुनाव आयुक्त हो गए हैं। खाली पोस्ट भर दी गई हैं। अब तीनों इलेक्शन कमिश्नर की सबसे पहली चुनौती है देश में लोकसभा चुनाव कराने की, और बहुत जल्द लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। इसकी चर्चा करेंगे। दूसरी बड़ी खबर है कि अब से थोड़ी देर पहले इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सारी डिटेल अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को कल शाम तक का वक्त दिया था, लेकिन चुनाव आयोग ने सारी जानकारी आज ही सार्वजनिक कर दी। चुनाव आयोग की वेबसाइट पर जानकारी है, उससे यह तो पता लगता है कि किस कंपनी ने कितने बॉन्ड्स खरीदे और किस पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से कितना पैसा मिला, लेकिन यह पता नहीं लग सकता कि किस कंपनी ने किस पार्टी को कितना पैसा दिया। तीसरी खबर यह है कि आज पूर्व राष्ट्रपति की अध्यक्षता में बनी वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी ने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी। इस रिपोर्ट में क्या है, क्या सिफारिश की गई है, लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ कराने का क्या फॉर्मूला बताया गया है, विरोधी दलों के नेताओं ने इस पर कैसे रिएक्ट किया, किस आधार पर वन नेशन वन इलेक्शन को गलत बताया और इस मुद्दे के सपोर्ट में सरकार ने क्या कहा, इससे क्या फायदे हो सकते हैं, इन सब की चर्चा डिटेल में करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं अभी की ताजा खबर पर, इलेक्टोरल बॉन्ड पर किस पार्टी को कितना चंदा मिला। इलेक्शन कमीशन ने जो डेटा जारी किया है उसे पूरी तरह एनालाइज करने में वक्त लगेगा, क्योंकि डेटा बहुत सारा है, 400 से ज्यादा पेजेस हैं। लेकिन जो मोटी मोटी जानकारी सामने आई है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं। इलेक्शन कमीशन के साइट पर अपलोड हुई जानकारी के मुताबिक बीजेपी को पिछले 5 साल में कुल 8,633 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले। इनके जरिए बीजेपी को कुल 6,060 करोड़ रुपए का चंदा मिला। कांग्रेस को कुल 3,146 इलेक्टोरल बॉन्ड मिले और इनसे कुल 1,421 करोड़ रुपए से कुछ ज्यादा का चंदा मिला, कांग्रेस के खाते में आया। तृणमूल कांग्रेस को 3,335 बॉन्ड से 1,609 करोड़ मिले। चंद्रशेखर राव की पार्टी बीआरएस को 1,806 बॉन्ड्स मिले, जिनके जरिए कुल 1,214 करोड़ रुपए बीआरएस के खाते में आए। अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को भी 245 इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए 65 करोड़ से ज्यादा रुपए उनके खाते में मिले। अब इलेक्टोरल बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी सामने आ गई है। इस पर कल से सियासत शुरू होगी, बहस होगी, लेकिन जो डेटा सामने आया है उससे 1-2 बातें क्लियर हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड का फायदा सभी पार्टियों को हुआ है। बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और चंद्रशेखर राव की बीआरएस सबको चंदा मिला है। और यह बात सही है कि बीजेपी को ज्यादा चंदा मिला है, लेकिन जिन राज्यों में जिन पार्टियों की सरकारें हैं उन्हें वहां बीजेपी से ज्यादा चंदा मिला है। और इसको और डीप एनालाइज करेंगे जब पूरी डिटेल सामने आ जाएंगी। डेटा को गहराई से जांच करने में थोड़ा वक्त लगेगा। इस वक्त की दूसरी बड़ी खबर यह है कि 2 चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के बाद, ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के बाद, नए इलेक्शन कमिश्नर की नियुक्ति के बाद अब सवाल यह है कि दोनों चुनाव आयुक्त कल जब काम संभाल लेंगे तो फिर वो इलेक्शन की तारीखों का ऐलान कब करेंगे। तो ताजा जानकारी के लिए देवेंद्र पाराशर के पास चलते हैं, हमारे पॉलिटिकल एडिटर हैं। देवेंद्र, अब इलेक्शन कमीशन पूरा हो गया, तीनों इलेक्शन कमिश्नर कल अपना काम शुरू कर देंगे। अब क्या उम्मीद है कि इलेक्शन की तारीखों का ऐलान हो जाएगा?
जी हाँ, बिल्कुल अजय जी। कल ये दोनों इलेक्शन कमिश्नर कल अपना पदभार ले लेंगे। उसके बाद तीनों इलेक्शन कमिश्नर की एक बैठक होगी और कल शाम 3 बजे के बाद सोर्सेज का ये कहना था कि वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा चुनाव की तारीखों के ऐलान को लेके, और कल शाम या परसों इन दोनों ही तारीखों में से किसी दिन चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाएगा। हालांकि एक बड़े सोर्स ने तो आज दिन में ही बताया था कि परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान हो रहा है, लेकिन दूसरे सोर्स का ये कहना था कि कल शाम 3 बजे के बाद वो काउंटडाउन शुरू हो रहा है और कल शाम में कर दिया जाए या परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान हो। चुनाव के लिए तैयारियों की अगर बात कर लें तो चुनाव आयोग ऑलरेडी उसे पूरी तरह से कर चुका है। हर एक राज्य में चुनाव आयोग का जो विजिट होता है तैयारियों के आकलन करने को लेके, उसमें अंतिम विजिट था जम्मू कश्मीर में। 13 तारीख को जम्मू गए थे मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार, और वहाँ की तैयारियों से वो पूरी तरह से संतुष्ट थे और इसके साथ ही पूरे देश भर में चुनाव कराने को लेकर वह पूरी तरह से संतुष्ट हो चुके हैं। सारे जो ऑब्जर्वर्स थे उनके साथ बैठक हो चुकी है। तो चुनाव की तैयारियों को लेकर जो कुछ भी किया जाना था वो ऑलरेडी किया जा चुका है, अब सिर्फ उसका ऐलान होना बाकी है। एक चीज़ और कि जम्मू कश्मीर में, जैसे राजीव कुमार ने बताया था, जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव क्या लोकसभा के चुनाव के साथ कराया जा सकता है, ये सवाल पूछा गया था। तो उनका ये कहना था कि इस पर अभी अंतिम फैसला लिया जाना बाकी है। जो हमें सोर्सेज के द्वारा जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव लोकसभा के साथ नहीं कराए जाएंगे, वो चुनाव सितंबर के महीने में ही कराए जाएंगे विधानसभा के चुनाव, ताकि सुरक्षा को लेकर पूरी तरह से वहाँ पर फोकस किया जा सके। फिलहाल लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तैयारी हो चुकी है और जैसा ही काउंटडाउन के बारे में मैंने बताया कि कल शाम के बाद वो काउंटडाउन शुरू हो जाएगा। संभव है कल शाम या परसों चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जाए। देवेंद्र पाराशर, बहुत शुक्रिया, बड़ी खबर आपने बताई है। देवेंद्र का कहना है कि अगले 48 घंटों में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। ये वो तारीखें हैं जिसका पूरे देश को इंतजार है। अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट के लिए जो कमेटी की मीटिंग हुई उसके दौरान आज क्या हुआ। इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट करने वाली कमेटी में 3 मेंबर होते हैं, प्रधानमंत्री, एक कैबिनेट मिनिस्टर और लीडर ऑफ ऑपोजिशन। आज की मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी के अलावा होम मिनिस्टर अमित शाह और लीडर ऑफ ऑपोजिशन के तौर पर अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। मीटिंग में 6 नामों के पैनल पर चर्चा हुई और इसके बाद 1988 बैच के रिटायर्ड आईएएस ज्ञानेश कुमार और पीएमओ में स्पेशल सेक्रेटरी के तौर पर तैनात आईएएस सुखबीर संधू के नाम फाइनल हुए। हालांकि जैसी उम्मीद थी वही हुआ। मोदी और अमित शाह ने जिन 2 नामों पर सहमति जताई उन पर अधीर रंजन ने आपत्ति दर्ज की, लेकिन इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ा क्योंकि मेजॉरिटी के आधार पर फैसला होता है, वही हुआ। ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह को नया इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया गया। हालांकि अधीर रंजन चौधरी ने नए चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को सरकार की तानाशाही का सबूत बताया। मीटिंग के बाद अधीर रंजन ने कहा, असल में सरकार ने नाम पहले ही तय कर लिए थे, मीटिंग तो दिखाने के लिए थी। अधीर रंजन ने कहा कि उन्हें 212 नामों की लिस्ट दी गई थी, फिर मीटिंग से कुछ देर पहले 6 नामों की लिस्ट दी गई। तो इतने कम वक्त में इतने सारे अफसरों के बारे में वो कैसे जानकारी हासिल कर सकते थे, इसलिए वो डिसेंट नोट दे सकते थे, वो दे दिया। मैंने ये मंत्रालय से, मतलब लॉ मिनिस्ट्री से पहले ही एक शॉर्ट लिस्ट मंगा था। ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं, मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनती है। शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती, लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन की, ये बहुमत है उनका। पहले ही मुझे 212 नाम दिए गए, 10 मिनट पहले 6 नाम दिए जा रहे हैं और मैं जानती हूं कि ये बहुमत इनके पास है। सीजीआई साहब नहीं है, कानून को तैयार किए गए हैं कि सीजीआई बाहर रहे, हमारे न्यायाधीश बाहर रहे और वहां अंदर अंदर बैठ के सरकार अपने बहुमत की बजाय से अपने चुने हुए, अपने पसंदीदा नाम चयन करे, यही तो बात है। फिर भी नियमों के आधार पर हमें बुलाए गए तो मैं चले गए, तो इसलिए मैं डिसेंट नोट दे दिया। इलेक्शन कमिश्नर की जब भी नियुक्ति होती है इसी तरह के आरोप लगते हैं। मुझे याद है जब राजीव कुमार की अपॉइंटमेंट हुई थी तब भी यही कहा गया था। फिर अरुण गोयल की नियुक्ति का मामला तो सुप्रीम कोर्ट तक गया और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने कानून बनाया, कमेटी बनाई, पार्लियामेंट से इस कानून को पास करवाया
और फिर अरुण गोयल ने इस्तीफा दिया तो फिर सवाल उठे। इसलिए सवाल उठने कोई नई बात नहीं है। ये कौन नहीं जानता कि टीएन सेशन पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस की सरकार ने चुनाव आयोग को 3 मेंबर्स वाला बनाया था। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ 2 इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट की। टीएन सेशन रिटायर हुए तो कांग्रेस के सपोर्ट से बनी एचडी देवेगौड़ा की सरकार के वक्त मनोहर सिंह गिल को इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तब भी सवाल उठे थे। एमएस गिल जब रिटायर हुए तो कांग्रेस ने उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया और मनमोहन सिंह की सरकार में वो मिनिस्टर भी थे। 2016 तक राज्यसभा में रहे। तो क्या इसका यह मतलब निकाला जाए कि एमएस गिल के वक्त में जो चुनाव हुए वो निष्पक्ष नहीं थे? मुझे लगता है कि यह गलत धारणा है। 140 करोड़ के देश में चुनाव कराना आसान नहीं है और जब हर आदमी के हाथ में मोबाइल फोन है, कैमरा है, जनता जागरूक है, तो फिर किसी तरह की गड़बड़ी की आशंका बेकार है। इस तरह की बातों से कांग्रेस की निराशा झलकती है। पूरी दुनिया हमारे लोकतंत्र की मजबूती और निष्पक्षता की मिसाल देती है। इसलिए चुनाव आयुक्तों की इंटेग्रिटी पर सवाल उठाकर इलेक्शन के प्रोसेस पर सवाल उठाना ठीक नहीं होगा।